नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के टीचर एजुकेशन विभाग में कार्य कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको गद्य और पद्य शिक्षण के लेसन प्लान बताए थे। आज मैं आपको व्याकरण की पाठ्य योजना बता रही हूँ। सबसे पहले हमें औपचारिकताओं पर ध्यान देना होता है। हमें दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ, उपविषय, कालांश और अवधि लिखना होता है, जिसमें जो दिनांक हो, कक्षा जैसे मैंने इसको कक्षा 8 के लिए बनाया है, उप विषय में व्याकरण आप लिख सकते हैं और कालांश आपका जो भी हो और अवधि आपकी 40 मिनट की होती है। और प्रकरण आज हमारा है समास एवं उसके भेद, कंपाउंड एंड इट्स टाइप्स। अब मैं आपको सबसे पहले जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि पहले मैं इसको लिखने का तरीका बताऊंगी और उसके बाद इसको पढ़ाने का तरीका बताऊंगी। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमको सामान्य उद्देश्य की बात सबसे पहले करनी पड़ती है, जैसे छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखलाना, छात्रों के शुद्ध वाचन, लिखने तथा पढ़ने के कौशल का विकास करना, छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, छात्रों में भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने और समझने की योग्यता का विकास करना। फिर नेक्स्ट है छात्रों में भाषा के शुद्ध रूप पहचानने एवं प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना। अब मैं बात करूंगी विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं जिसे हम स्पेसिफिक एम्स कहते हैं, और ये हमारे टॉपिक या प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज हमारा टॉपिक है समास एवं उसके भेद, तो ये सारा हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो है वो समास से संबंधित होगा और व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में इसको देखा जाएगा। जैसे छात्र समास के अर्थ एवं परिभाषा से परिचित हो सकेंगे, छात्र समास के भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र अव्ययी भाव समास के बारे में जान सकेंगे, छात्र तत्पुरुष समास का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे और छात्र बहुब्रीहि समास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में जैसे छात्र समास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और शिक्षण विधि में व्याकरण शिक्षण विधि आगमन और निगमन विधि से किया जाता है। सहायक सामग्री में चार्ट, जिसमें विभिन्न समासों, जैसे मैंने आपके सामने विभिन्न चार्टों को लगाया है, और सामान्य उपकरण जैसे चाक, डस्टर आदि। फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण में, जिसे हम सीखने के अनुभव कहते हैं। इसमें हम प्रस्तावना करते हैं, उद्देश्य कथन करते हैं। उसके बाद फिर आगमन और निगमन विधियों से कभी आप परिभाषा बताएंगे और कभी आप उदाहरण देंगे, कभी आप नियम बताएंगे, कभी आप उसके भेद बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने प्रकाश डाला है। चूँकि समास में के 6 भेद होते हैं, इसलिए 6 भेदों को एक साथ कवर करना आसान नहीं था, इसलिए मैंने आपके सामने समय अधिक लग जाता, इसलिए मैंने आपके सामने आज अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास के बारे में मैं आपके सामने आज बताऊंगी। अब सबसे पहले अब मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के लिए सबसे पहले कक्षा में जाने पर आपको प्रस्तावना के प्रश्न पूछने पड़ते हैं। जैसे आप पूछोगे कि रसोई के लिए घर, इसको अगर एक जगह आपको बनाना हो तो आप क्या कहोगे? विद्यार्थी बोलेंगे रसोई घर। इनको एक साथ मिलाकर बताएं, तो और इनको एक साथ मिलाकर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बच्चे कहेंगे वाक्यों को सुंदर बनाने हेतु। फिर आएगा समास का क्या तात्पर्य है, तो बच्चे इस पर मौन हो जाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। और फिर उद्देश्य कथन हम करेंगे कि आज हम समास और उसके भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद चूंकि आपको आगमन और निगमन विधि से पढ़ाना है, तो आगमन विधि ज़्यादा वैज्ञानिक होती है, जिसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर हम जाते हैं। जब मैंने शिक्षण के मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पढ़ाई थी, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग में मैंने आगमन विधि मेथड जब पढ़ाया था व्याकरण का, तब मैंने उसमें आगमन विधि और निगमन विधि बताया था, और विश्लेषण से संश्लेषण का जो सूत्र है और आगमन से निगमन की ओर जो सूत्र है, उसमें मैंने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग में भी इसको बताया था। अब सबसे पहले हम 2-3 प्रश्न पूछेंगे, जैसे हथकड़ी है, जैसे प्रतिदिन है, ठीक है, जैसे राजपुत्र है, इसका विग्रह करिए। तो जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र हो गया, नील कमल, कमल नीला है, और इस तरह से
नील और कमल, इसको अलग अलग किया हमने, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार से बच्चों ने विग्रह किया, तो ये आगमन विधि हो गया। उसके बाद निगमन विधि के पर हम आ जाते हैं कि मतलब स्पष्टीकरण हमको करना है, क्योंकि बच्चे इतना नहीं जानते हैं, तो शिक्षक को समास के बारे में स्पष्ट करना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा हम देंगे और हम बताएंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण की यह प्रक्रिया शब्दों को आसपास सम प्लस आस अर्थात पास बिठाना से होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो एक नया शब्द बनता है उसे सामसिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो इस प्रकार से समास की एक परिभाषा आपने देखी कि जब दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तब उन शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक दूसरा उत्तर पद होता है। जैसे समस्त पद हो गया कमल नयन, पूर्व पद हो गया कमल और उत्तर पद हो गया नयन, और समास विग्रह आपने किया तो कमल जैसे नयन। इसी तरह से त्रिलोक, पूर्व पद हो गया त्रि और उत्तर पद हो गया लोक, और समास विग्रह तीनों लोगों का समूह। इसी तरह से यथा विधि, जैसे पूर्व पद हो गया यथा, उत्तर पद हो गया विधि और विधि के अनुसार समास विग्रह हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम समास को किसको समास कहते हैं कि संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। अब आपके सामने समास को मैं और अच्छे से स्पष्ट करूंगी। जैसे सम सनम इति समासः, समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। दो या दो से अधिक स्वतंत्र और सार्थक पदों के संक्षिप्तीकरण रूप को समास कहते हैं। जो भाषा संयोगात्मक होती है उसमें समास की अधिकता होती है, जैसे संस्कृत, और जो भाषा वियोगात्मक होती है उसमें समास की न्यूनता होती है, जैसे हिंदी। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। जैसे जो समास शब्द की व्युत्पत्ति भी हुई है वो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में ध्यय प्रत्यय करने पर होती है। समास शब्द निष्पन्न होता है और इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास की परिभाषा संस्कृत में अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप, जैसे दिनम दिनम प्रति का प्रतिदिनम। इस प्रकार से समास के नियमित अब जैसे आप फिर प्रश्न पूछेंगे कि समस्त पद या सामसिक पद किसे कहते हैं, तो उसमें आप बताएंगे कि समास के नियमों से जो समस्त पद या सामसिक पद समास के नियमों से बना शब्द होता है। इसी तरह से आप बच्चों को से पूछेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। जैसे नील कमल, नीला है कमल जिसका, तो ये कमल नयन हो गया। फिर समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों संधि और समास में क्या अंतर होता है, तो संधि और समास में ये मेन अंतर आप बच्चों को बताएंगे कि संधि जो होती है वो वर्णों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए रमा प्लस ईस रमेश है, तो इसमें अवर्ण है और ई वर्ण है। जैसे देव प्लस आलय है तो देवालय हुआ, इसमें अ और आ वर्ण है। लेकिन समास जो है वो दो पदों में होता है, जैसे माता पिता, तो इसमें दो पद हो गए, माता और पिता। समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि संधि और समास में ये मुख्य अंतर पाया जाता है। अब मैं आपके सामने बताऊंगी कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, जिसे हम एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसे हम डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, जिसे हम अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास, जिसे हम न्यूमरल कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जिसे हम कोपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। और नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास, जिसे हम एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। अब आज मैं आपको अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि समाज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप इसमें आगमन विधि और निगमन विधियों का प्रयोग
करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने प्रस्तुतिकरण में इसको कई भागों में इसलिए नहीं विभाजित किया क्योंकि इसमें क्या होता है कि उद्देश्य आपने पहले ही लिख दिए हैं, और व्याकरण को बहुत अधिक अगर आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे और बच्चों से, जब बच्चे उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे तो आप स्पष्टीकरण के माध्यम से विषयों को विद्यार्थियों को बताते जाएंगे। जैसे आप अव्ययी भाव समास बच्चों से बोलेंगे, उसमें आप बताएंगे कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद जो है अव्यय होता है तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आपकी इसमें पहचान क्या है आपका कि पहला पद जो है वो अव्यय होगा और वो प्रधान होगा, मतलब जिसमें पूर्व प्रधान होगा और दूसरा जो पद है वो अप्रधान होगा, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। और अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो सके, जो मतलब जिसको हम खर्च ना कर सके। और इसकी पहचान क्या है कि पहला पद जो होता है उसमें अनु, आ, प्रति, यथा, यावत, भर आदि, मतलब इसमें पहला पद अव्यय होता है। और अव्ययी भाव में सबसे पहले ये इसकी पहचान होती है कि इसमें हम, जैसे मान लीजिए कि प्रतिदिन राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है या सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो इसमें जो प्रतिदिन जो अव्ययी भाव समास है उस पर लिंग और वचन का कोई अंतर नहीं आता है। इसी तरह से राम ने यथासंभव परीक्षा में दूसरे की सहायता की, इसी तरह से सीता ने यथासंभव दूसरों की सहायता की। तो इसमें हम मतलब अव्ययी भाव समास में इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ी इसकी पहचान मानी जाती है। और इसका उदाहरण है प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट आदि। उसके बाद मैं आती हूँ आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताती हूँ। इन सभी समासों में, अब इसमें भी तत्पुरुष समास के बाद आप पूछेंगे विद्यार्थियों से कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, और विद्यार्थी उसमें एक दो आप उदाहरण देंगे। जैसे आप विद्यार्थियों के सामने एक उदाहरण देंगे, जैसे माता पिता, ठीक है, तो या कोई भी उदाहरण आप देंगे, जैसे राजकुमार देंगे, धर्म ग्रंथ देंगे और रचनाकार देंगे, और आप ये कहेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो हो सकता है बच्चे कुछ बता पाए, हो सकता है बच्चे नहीं बता पाए, तो फिर आपको स्पष्ट करना है और आपको बताना है कि जिस समास में बाद का अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि दोनों में क्या अंतर हुआ, अव्ययी भाव समास में तो पहला पद पूर्व पद प्रधान है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो गया, ठीक है। तो दोनों में देखिए मेन डिफरेंस ये हो गया। और तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है और उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ और रचनाकार। अब तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें जैसे तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं उसमें जैसे विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वो कारक वाला वो समास हो जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष है, तो जैसे आपने पहले याद किया होगा विभक्ति में कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के और अधिकरण में पर। तो उसी तरह से ये सारे जो चिन्ह हैं वो इस समास में प्रकट होते हैं। जैसे अगर आप कर्म तत्पुरुष की बात करेंगे तो इसमें गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्ता कारक नहीं आता है, कर्म से शुरू होता है, तो गिरह को मतलब कर्म का जो सिंबल है वो को है, तो गिरह को काटने वाला। इसी तरह से करण में जैसे मन चाहा, मन से चाहा, इसमें से होता है, लेकिन इसमें से जो होता है और जो अपादान में से होता है, तो इसमें जो से होता है वो अलग होता है और अपादान में अलग होता है। जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तब आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है के लिए। जैसे संप्रदाय तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें के लिए छुपा होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसी तरह से अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में जैसे देश निकाला, देश से निकाला। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। जब अलग होने के संबंध में
जब बात कही जाती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो वो पेड़ से उनका वियोग हो रहा है। जब वियोग होने की बात होती है, जब अलग होने की बात होती है, तब वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है, ठीक है। और जब कोई जैसे केवल नॉर्मल चिन्ह लगाना है कि जैसे मन चाहा है, मन से चाहा, और आगे भी मैं बहुत से उदाहरणों के द्वारा आपको तत्पुरुष समास का के उदाहरण स्पष्ट करूंगी, क्योंकि व्याकरण में जितना अधिक आप उदाहरण विद्यार्थियों के सम्मुख रखेंगे, आपका पाठ उतना ही अधिक रोचक हो जाएगा। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष, का, की, के, का, ये सारे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष, जैसे नगरवास, ठीक है, तो नगर है पास जिसके, तो ये जो है वो अधिकरण है। जैसे में, नगर में, पास में नगर, तो ये जो है वो में और पर होता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के ये प्रकार हैं, और इन प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान से संबंध का, की, के, और अधिकरण में, पर, तो ये सारे जो है अधिकरण ये समास हैं, जिसको मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। और अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ये सारे जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के द्वारा इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आता है, आप बच्चों से पूछेंगे कि छात्र बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, और बहुब्रीहि समास का जैसे आप पूछोगे कि लंबोदर का समास विग्रह करो, तो बच्चे जो भी बताएंगे, हो सकता है बच्चे सही भी बता लें और हो सकता है बच्चे ना भी बता पाएं। इसी तरह से आप बच्चों से पूछोगे, बच्चों दशानन का समास विग्रह करो, आप पूछोगे बच्चों चक्रपाणी का समास विग्रह करो, और आप पूछोगे दानवीर का समास विग्रह करो। हो सकता है बच्चे बताएं और हो सकता है बच्चे न बताएं, तब आप स्पष्टीकरण करोगे और आप बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ाओगे। आप बोलोगे कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ, अर्थात शिव यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत किया है। जैसे देखिए, पहले में अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो गया, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। और इसमें आपने बहुब्रीहि समास में देखा कि जैसे नीलकंठ है, ठीक है, तो ना तो नील प्रधान है ना कंठ प्रधान है, दोनों पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास हम कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ अर्थात शिव, तो यहाँ पर कहीं भी नीलकंठ में शिव का नाम नहीं आया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत किया है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो गया। तो बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है कि जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गजानन, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन रावण, चक्रपाणी, हाँ पाणी में चक्र जिसके है, अर्थात चक्रपाणी, और दानवीर, दानवीर कर्ण के बारे में, तो ये जो है मतलब वीर, दान देने में जो वीर हैं वो दानवीर हो गए, इसलिए बहुब्रीहि समास हो गया। इसके बाद आप करोगे कि मूल्यांकन के प्रश्न जो हम पूछेंगे, जैसे 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं व्यवहार में, एक अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है, एक वास्तविक व्यवहार परिवर्तन होता है। जब हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की बात कहते हैं, तब उसमें हम विद्यार्थियों के सम्मुख ये उद्देश्य लिखते हैं, और वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की जब हम बात करते हैं कि वास्तव में जब हमने पाठ को पढ़ा लिया उसके बाद उस विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आया, तो उसको हम मूल्यांकन कहते हैं, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। रियल लर्निंग आउटकम आपका क्या आता है, उसके बारे में हम विद्यार्थियों से मूल्यांकन करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी पाठ पढ़ाया उसमें विद्यार्थियों के व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन आया, उन्होंने कितना सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो अब मैं आपको, चूंकि मैंने पहले से भी व्याकरण में आपको बताया था, जब मैंने व्याकरण शिक्षण की विधियां बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि व्याकरण शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है अभ्यास। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने पर शास्त्र जो है वो विष हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस का बहुत महत्व होता है। ग्रामर में, व्याकरण में आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक आप उसमें निपुणता प्राप्त करेंगे, उतना अधिक परफेक्शन आप उसमें प्राप्त करेंगे, और विद्यार्थी भी प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को परफेक्ट बनाने के लिए
कि आपको उनको अभ्यास करने का अवसर देना है। अधिक से अधिक आप अवसर देंगे तो उतना ही विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने आज 3 समास पढ़ाए। मैंने अव्ययी भाव पढ़ाया, मैंने तत्पुरुष पढ़ाया और मैंने बहुब्रीहि पढ़ाया। चूंकि तत्पुरुष समास के 6 भेद और हैं, इसलिए ये जो है वो सभी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास के उदाहरण लेते हैं। जैसे है प्रतिदिन, और इसका मतलब प्रतिदिन को प्रति प्लस दिन विग्रह, और प्रतिदिन हो गया और अर्थ हो गया प्रत्येक दिन। इसी तरह से आ जन्म का आप बच्चों से पूछोगे और बच्चे बताएंगे आ प्लस जन्म, जन्म से लेकर। इसी तरह से भरपेट का भर प्लस पेट, पेट भर के। प्रतिकूल, प्रति प्लस क्रूल, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। इसी तरह से अनु प्लस रूप, अनुरूप रूप के योग्य। कहते हैं ना कि उसको उसके अनुरूप बर मिला या बर नहीं मिला। अनुरूप मतलब जैसी वो है, रूपशील, उसमें रूप के योग्य, अनुरूप। इसी तरह से तत्पुरुष समास के भेदों का वर्णन करें आप बच्चों से पूछोगे तो सबसे पहले हम कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान सब पे आते हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष के कुछ उदाहरण मैं रखती हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जो बताया इसमें आपने बस थोड़ा सा पूछ लिया बच्चों से कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, और लेकिन उसके जो बहुत सारे उदाहरण हैं उन उदाहरणों को बाद में आप ब्लैक बोर्ड पे मूल्यांकन की सहायता से उसको मतलब मूल्यांकन के जब कालम में पहुंचेंगे, मूल्यांकन के समय पहुंचेंगे, तब आप इसको बताएंगे। जैसे है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे गगन चुंबी आप बोलेंगे तो गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें को का लोप हो गया, और आप देखोगे कि इसमें को जो है ये किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। इसी तरह से यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें को जो है, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे को बुलाकर, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कि चिड़ी मार लिख दिया आप, तो आप बच्चों से बोलोगे कि इसमें कौन सा विभक्ति का कौन सा जो है क्या छुपा हुआ है, कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, तो बच्चे बोलेंगे को। ठीक है, इसी तरह से ग्रामगत, गांव को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, और जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो आपने देखा यहाँ पर कि कर्म कारक की विभक्ति को, ठीक है, को का लोप हो जाता है, तो गगनचुंबी, यश प्राप्त, चिड़ी मार, ग्रामगत, रथ चालक, जेब कतरा, ये सारी चीजें जो है वो बच्चे जो है वो कर्म तत्पुरुष के को चिन्ह को यहाँ पर अंडरलाइन करवा सकते हैं। आप बच्चों से बुला कर करवा सकते हैं, या कापी में वो लिखेंगे, आप उनको करवा सकते हैं। अब हम आते हैं करण तत्पुरुष को। करण तत्पुरुष में से छुपा होता है। ठीक है, तो से में अब जैसे करुणा पूर्ण है तो करुणा से पूर्ण, भयाकुल, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, मदांध, मद से अंधा, मनचाहा, मन से चाहा, पद दलित, पद से दलित, और सूर रचित, सूर द्वारा रचित। ठीक है, तो इस प्रकार से करण तत्पुरुष में ये सारा मतलब ये से छुपा होता है। अब हम आते हैं संप्रदाय में। इसमें संप्रदाय की जो विभक्ति है वो है के लिए छुपी होती है, उसमें इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे, के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसी तरह से यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। अब हम आते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपादान तत्पुरुष में की जो विभक्ति है से इसमें भी है और से इसमें भी है, आपने देखा। लेकिन इसमें जो से होता है वो अलग होने का भाव होता है। ठीक है ना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने का भाव, जैसे कोई चीज़ कहीं से जब अलग हो जाती है तब वो अपादान तत्पुरुष कहलाती है। जैसे मान लीजिए धनहीन है तो धन से हीन, मतलब अलग हो गया ना, मतलब वो धनहीन हो गया, उसके पास धन नहीं है। इसी तरह से पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मतलब जिस रास्ते पर, सही रास्ते पर वो जा रहा था उस रास्ते से भ्रष्ट हो गया तो अलग हो गया। इसी तरह से पदच्युत, पद से उसको अलग कर दिया गया, च्युत कर दिया गया। फिर ऋण मुक्त, ऋण से उसको मुक्त हो गया, मतलब कोई व्यक्ति किसी के पास ज़्यादा ऋण है, लेकिन अगर यहाँ पर ऋण मुक्त आता है और आपने ऋण से मुक्त लिखा तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा, न कि करण तत्पुरुष होगा।
तो आपको जब आप तत्पुरुष आया आपके एग्जाम में और आप छांट रहे हैं, तो आप देखोगे कि जहाँ अलग होने का भाव है वहाँ पर आप अपादान तत्पुरुष बताओगे, और जहाँ पर संयोग का भाव है वहाँ पर आप करण तत्पुरुष करेंगे। जैसे करुणा से पूर्ण, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, इसमें सारी चीज़ें भरी हुई हैं, अलग नहीं है, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। इसमें मतलब आप प्लस है और इसमें आप देख रहे हो कि माइनस है, अलग हो रही हैं। फिर है गुण से हीन, गुणहीन, पाप से मुक्ति, पाप मुक्त। इसी तरह से फिर हम आते हैं संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, का, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण आप दोगे, जैसे समस्त पद हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र। फिर राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन, मतलब का हो गया, फिर की हो गया, फिर के, पराधीन, पर के अधीन मतलब दूसरों के अधीन, फिर का, राजा का कुमार, राजकुमार। इसी तरह से देश की रक्षा, यहाँ पर की, ये की आ गया। फिर शिवालय, शिव का आलय। फिर गृह स्वामी, गृह का स्वामी, और विद्या का सागर, विद्या सागर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो संबंध कारक की विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों का इसमें लोप हो गया है जब हम समस्त पद बोल रहे हैं। क्योंकि समास में लोप क्यों हो जाता है कारक और विभक्तियों का? क्योंकि ये सामसिक शब्द इसलिए कहलाते हैं क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। आप अपने जो भी आप लिख रहे हैं उस लेखन को आप प्रभावशाली बना रहे हैं, तो वो लेखन जो है वो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है दूसरों के सम्मुख, तब उसमें हम समास का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ विग्रह मैं कर रही हूँ और ये समस्त पद है। जैसे शोक में मग्न, आपने देखा यहाँ में आ गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। इसी तरह से आप बीती, पर हो गया, तो आप बीती, आप पर बीती। जैसे कहते हैं कि आप अपनी आप बीती सुनाइए, तो आप बीती का मतलब आप पे जो गुजरी है, आप पे जो बीती बातें हैं उसको बताइए। इसी तरह से गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, जब जैसे किसी का गृह प्रवेश होता है तो क्या होता है, गृह के अंदर हम प्रवेश लेते हैं लेकिन उसको गृह प्रवेश बोला जाता है, तो ये जो है वो अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अधिकरण तत्पुरुष में और पर का लोप हो जाता है, तो उसे हम जो है वो तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अब मैं आपके सामने बात करती हूँ कि बहुब्रीहि समास का। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया था। जैसे बहुब्रीहि समास में, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, ठीक है, तो चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। अब आपने देखा कि चतुर और भुज मतलब प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं है। यहाँ पर तीसरा पद क्या बना, तीसरा पद विष्णु बना। ठीक है, तो चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। इसी तरह से प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो प्रधानमंत्री। तो आपने देखा कि प्रधान भी और मंत्री भी, ये न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, बल्कि एक अन्य पद प्रधान हो गया, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर आता है पंकज। पंकज मतलब जो पंख में पैदा हो, अर्थात कमल। फिर अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना जब होती है तो कहते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में ये अनहोनी ही हो रही है जो पहले कभी घटित नहीं हुई है। जब कोई न होने वाली घटना घटती है तो उसे हम अनहोनी कहते हैं, अर्थात कोई विशेष घटना। इसी तरह से गिरिधर मतलब जो गिरि को धारण करने वाले हैं, वो कौन, कृष्ण। इसी तरह से पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। इसी तरह से त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। इसी तरह से घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें जो है आपको विद्यार्थियों से ये पूछना है, ये समस्त तीनों जो आपके मैंने बताया है आपको कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास के मैंने आपको सारी चीज़ें जो है आपको उदाहरण के से स्पष्ट कर दिया। अब आप बच्चों से पूछोगे कि कौन सा समास जो है वो इसमें है, तो आप मल्टीपल चॉइस के इसमें मतलब सारे उसको मिला दोगे, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आप करोगे, बहुविभेदीकरण आप करोगे, तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि आपने कौन सा समास पढ़ाया है और उनके समझ में आया है या नहीं आया है। इसके लिए आप पूछोगे जैसे यथा स्थान है,
आजीवन है, प्रतिदिन है, यथा समय है और महात्मा है। इसमें आप देखोगे कि ये जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुब्रीहि, इसमें अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद जो है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है। जैसे आ है, प्रति है, यथा है, तो ये सारी चीज़ों में आपने देखा कि ये अव्यय हैं। और जैसे हमें अपनी चीज़ें यथा स्थान रखनी चाहिए, तो सीता ने भी और राम ने भी, दोनों लोगों ने, मतलब इस पे हमें यथास्थान रखना है तो रखना है। इसमें लिंग का परिवर्तन नहीं, हमें आजीवन, राम ने आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन किया था, वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सीता भी जाती है और राम भी जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो लिंग भेद का फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह फिर आता है बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास में जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात नीलकंठ अर्थात शिव, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, गिरिधर गिरि को जो धारण करते हैं अर्थात भगवान कृष्ण, मक्खी चूस अर्थात कंजूस जो मतलब पैसे को बहुत पकड़ के रखता है। तो इसी तरह से मतदाता, गिरहकट गिरह को काटने वाला, जन्मजात जन्म से जो मतलब जन्म से ही कोई चीज़ जब होती है तो उसे जन्मजात कहा जाता है। फिर मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, गुण से हीन, हथकड़ी हाथ की कड़ी, सत्याग्रह सत्य का आग्रह। तो इस सभी में आप देखोगे कि बहु तत्पुरुष समास के विभिन्न रूप जो है वो छिपे हुए हैं। इसमें कर्म कारक भी है, इसमें करण कारक भी है, इसमें संप्रदाय कारक भी है, इसमें अपादान कारक भी है, इसमें संबंध कारक भी है, और इसमें जो है वो अधिकरण कारक भी है। जैसे धन से हीन धनहीन, भयभीत, जन्मांत जन्म से अंधा, प्रेम सागर प्रेम का सागर, दिनचर्या, भारत रत्न, भारत नीति निपुण, आत्मविश्वास और घुड़सवार। तो इस तरह से आप बच्चों से मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे, और इस मूल्यांकन के प्रश्न पूछने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो जो पढ़ाया है वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में समर्थ हो पाया है कि नहीं, मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया है, इसको आप जो है आपको देखना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको 3 समास के बारे में पढ़ाया है। जब चैप्टर बहुत लंबा हो तो उसको 2 दिनों में विभक्त करके उसको पढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको समास के तीनों रूपों को समझाने की कोशिश की है। आशा है ये आपके लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।